پہلے نمبر پہ ہے جناب، ویسے یہ تو پہلے بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اصل میں اس کی جو اردو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں یہ لکھ رہا ہوں، ساری نہیں تو آدھی صحیح، ساری نہیں تو آدھی صحیح۔ اچھا جناب، ایک مطلب میں کچھ نہ آپ کو ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ جی جی میں آپ کو ایک مطلب مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک جو ہے نا مطلب وہ دیہاتی ہوتا ہے، جٹ، وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ جناب مولی کھا رہا ہوتا ہے، مولی تو دیکھیے ہو نا آپ سب نے، تو وہ شہر میں آتا ہے تو مولی تو کھا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک شہری جناب بابو شہری جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ جناب اس کو نا تھوڑی سی اس کی بازو لگ گیا، یعنی شہریوں کا بازو لگ گیا، تو دیہاتی نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے بولا کہ سر سوری، سمجھ آئی؟ یعنی کہ شہری نے سوری بولا۔ اب دیہاتی کو کیا پتا کہ جناب سوری کیا چیز ہوتی ہے، تو اس نے کہا جی مطلب ہے کہ تو ساری عادت ہے تو میں تیرے ادھی بھی نہیں دیتا، سمجھ آ رہی بات کی؟ والین تو میوٹ رکھیں بریچ، وہ کہتے جی آپ تو ساری کہہ رہے ہیں، میں آپ کو آدھی بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، ساری نہیں تو آدھی سے ہی، تو یہ بھی تقریباً ملتا جلتا رہا ہے۔ اے برانٹ اسکرین آواز کچھ بھی نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ اچھا جی، پرابلم آ گئی تھی ڈیوائس کے اندر، موبائل کی ڈیوائس میں۔ اچھا جی آگے لکھیں، اے برانٹ چائلڈ برانٹ چائلڈ
DREADS, dreads. The fire. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सांप का डसा। भाई जिसको सांप डस ले, रस्सी से भी डरता है, रस्सी से भी डरता है। इसका मतलब जनाब ये है कि जनाब किसी भी चीज का मतलब एक बार डर बैठ जाता है ना, दिल दिल के अंदर खौफ बैठ जाए ना, तो वो फिर खौफ जो है ना मतलब हमेशा के लिए तारी हो जाता है, यानी कि फिर बंदा क्या बन जाता है, बंदे के जहन में फोबिया का मतलब है कि वो आ जाता है। इसलिए जनाब सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, मतलब एक बार आपको खौफ किसी भी चीज का आ गया तो इसका मतलब फिर वो पूरी जिंदगी रहेगा। आगे लिखें, ट्रुथ इज एवरग्रीन। ट्रुथ इज एवरग्रीन। अच्छा जी, चैटिंग ना करें, इधर तवज्जो रखें। ट्रुथ इज एवरग्रीन का मतलब है सांच को आंच नहीं। सांच को आंच आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। सांच को आंच नहीं का क्या मतलब होता है कि जनाब जो बंदे, जो लोग मतलब है कि हमेशा सच के साथ देते हैं, वो चाहे जितने भी जलील अखबार हो, कामयाब हुई होते हैं बस। ठीक है। अच्छा जी, एक बंदे को जनाब मतलब करप्शन का इल्जाम लगाया किसी के ऊपर, और वो करप्शन भी करता था, तो उसका यहाँ से बहुत दूर ट्रांसफर किया गया। तो ट्रांसफर होने के बावजूद भी मतलब है कि वो दोबारा वापस आ गया, क्योंकि जब पता चला कि जनाब ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था, बंदे जिन्होंने कराया है वो बंदे 2 नंबर थे। तो वजह क्या है भाई, वाकई वो बंदा क्या था, सांच को आंच नहीं, मतलब है जो बंदा जिसने सच बोला है वो कभी कभी ना कभी सामने आ जाता है। अच्छा जी, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्ड। अच्छा जी, इसका मतलब होगा सबसे सबसे भली चुप। क्या मतलब? सबसे भली चुप मतलब जनाब जो बंदा बोलता ये जो जबान होती है ना, ये जबान बंदे को फांसी पे लड़कवा देती है, इसलिए चुप रहना जो होता है ना वो ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे भली चुप मतलब है चुप रहना ज्यादा बेहतर है। ट्रुथ इज बिटर, BITTER, ट्रुथ इज बिटर। इसका मतलब क्या है? सच कड़वा लगता है। सच, वॉल्यूम म्यूट रखो, किसका वॉल्यूम? सच कड़वा लगता है। अकील अगर वॉल्यूम म्यूट रखना। सच कड़वा लगता है। नेक्स्ट, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट गेस्ट is never welcomed, is never welcome। इसका मतलब क्या होगा जनाब? सदा का मेहमान, सदा का मेहमान वबाल जान, सदा का मेहमान वबाल जान, मतलब यह है कि जनाब जो हर दूसरे दिन बंदे आ जाते हैं उनको कोई वेलकम नहीं करता। अच्छा जी, आखिरी लिखेंगे, इज स्लीपिंग
A sleeping fox, FOX, sleeping fox catches no poultry, POULTRY, poultry. A sleeping fox, कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल आने वाले, ठीक है। मतलब ये मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, आप ये नीचे नीचे वाला लिखें। अच्छा जी, स्लीपिंग फोक्स कैसे नोट पोएट्री का मतलब है सोए शेर के मुंह में, सोए शेर के मुंह में हरन नहीं पड़ते। हालांकि ये मिसाल किस तरह दी है, लेकिन ये मिसाल जनाब आप लोगों को फिट होती है। कैसे? सबसे पहले नंबर पे जनाब इसके ऊपर आते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सारी नहीं तो आधी सही, यानी कि कुछ ना होने से तो बेहतर ही है कि आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आपने कुछ कमा लिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास चलो कुछ नहीं है, समथिंग इज बेटर। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, सांप का डसना रस्सी से भी डरता है। मतलब एक बार जनाब किसी बंदे को डर लग जाए ना, अल्लाह अल्लाह ताला माफ करे जनाब, फॉरन में किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, बाइक के साथ हो जाए, किसी चीज से भी हो जाए, तो वो इतना घबरा जाता है, डर जाता है, वो कभी भी दोबारा जो है ना वो सोचता है कि जनाब मैं अब मोटरसाइकिल पे या ऐसा बाइक पे या गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, बस छोड़ो, मैं उसको मतलब एक्सीलो मैंने बहुत से देखे हैं कि उस तरह डर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रुथ इज एवरग्रीन, सांच को आंच नहीं, जो सच बोलता है चाहे वो जितना भी दिल्ली खुआर होता है, आखिरकार सच सच वाले के जो है तो जीत उसी की होती है, ठीक है, सच वाले की। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, सबसे भली चुप, यानी कि चुप रहना जो है जनाब वो आपको पता है कि सोना है, बोलना जो है वो चांदी है, सोने और चांदी में क्या फर्क है। ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा लगता है, कि बाद का तो लोग कहते हैं ना कि जनाब ये वाला वो फलां बंदा जनाब बहुत ही खराब बंदा है, तो अगला बंदा कहता है कि नहीं जनाब वो तो ठीक है, अगर वो सच कह रहा है कि वो तो ठीक है जनाब आप गलत कह रहे हो, तो वो मुंह पे जब सच कहेगा ना तो अगला बंदे को बड़ा फील होगा कि जनाब मैंने जिसको मतलब हमदर्दी वाली बात की इसने तो उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी है। इसलिए सच जो होता है ना वो कड़वा लगता है। एक कांस्टेंट गेस्ट, मुस्तकिल आने वाले लोग, मेहमान, इन नेवर वेलकम, इज नेवर वेलकम, उनको कभी कोई मेहमान जो है कभी भी मतलब वेलकम नहीं करते। एक बंदा जनाब तकरीबन आ रहा होता है 2 साल के बाद, तो उसको किस तरह वेलकम किया जाता है, अच्छे खाने बनाए जाते हैं, लेकिन एक बंदे ने हर हफ्ते में 2 चक्कर लगाना है तो उसको तो जनाब वाला पानी भी कोई नहीं पूछेगा। सदा का मेहमान वबालो जान, यानी रोजाना आने वाला जो मेहमान है वो जनाब उल्टा जनाब वाला जान का दुश्मन है। आखिरी है जनाब, स्लीपिंग फोक्स कैचेज नो पोल्ट्री, सोए शेर मुंह के में हरन नहीं पड़ते। शेर जो होता है जनाब वो अपना जंगल से खुद शिकार करता है। शेर कभी भी मरी हुई चीज को शिकार नहीं करता। शेर कभी भी मतलब है कि शेर हमेशा साबित चीज का मतलब शिकार करता है। वो जंगल में जाएगा, देखेगा जनाब कि एक चीज बड़ी मतलब है कि हलाल है उसके लिए, सबसे पहले उसको पकड़ेगा, उसको जनाब वाला मतलब है कि बाकायदा उसकी जान निकालेगा, जान निकालने के बाद फिर खाए। जिस तरह मतलब हम जानवर को ज़िबा करते हैं, सेम वही वैसे करता है। वो कभी भी मतलब कोई चीज जानवर मरा पड़ा है तो उसके नजदीक वो नहीं जाएगा, वो शिकार करता है, उसके लिए वो पूरा दिन ही उसे फिरना पड़ता है, वो फिरता है, उसके बाद शिकार मिलता है, उसके बाद वो खाता है, ठीक है। इसी तरह जनाब आप जैसे लोग जो है मतलब पीपीएससी के पीछे बड़े पड़े हुए हैं, 2 दिन बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, तीसरे दिन जो है मतलब पता चलता है पेपरों की डेट कैंसिल हो गई है, उसके बाद दिल टूट गया, ठीक। और उसके बाद आप याद रखिएगा, सेलेक्ट सिर्फ वो बंदे होते हैं जो बंदे जिनको ये तो मतलब दिल में होता ही नहीं है कि जनाब वाला पेपर हो रहे नहीं हो रहे, पेपर होने जरूर है, चाहे 10 दिन लेट हो जाए, महीना लेट हो जाए, होने जरूर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सीटें नहीं रोक सकती, जो बंदे 60 साल की एज से ऊपर चले जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इदारे के अंदर जो है महकमे के अंदर जनाब वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, उसका इख्तियार आज नहीं तो कल आएगा लाजमी। तो इसलिए जनाब सिर्फ कामयाबी के लिए वही बंदे मतलब है कि जिनको इस बारे में पता होता है कम्प्लीटली। कुछ लोग होते हैं कि जनाब आज किताब उठाइए बस आप मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मेरी बस ये जॉब पक्की है। हालांकि जिसको जॉब चाहिए होती है वो जनाब कम अज कम मैं कहता हूँ कि
2 साल तो लगातार अच्छी तरह से पढ़े, उसको सारे चैप्टर करने चाहिए। यानी अगर आप सोए रहेंगे तो फिर आपको जनाब वाला आपके मुंह में कोई लुकमा देने वाला नहीं आएगा, आपको कोई मतलब नहीं पूछेगा। सोए शेर शेर जो है मुंह में हरन नहीं आता, इसका मतलब ये है। हाँ जी, कुछ समझ रहे हैं इसमें? एनीवन जनाब जिसको समझ आई हो? क्वेश्चन नंबर जनाब मैथ का मैथ के ना एक सवाल में लिखूंगा प्रपोर्शन का, ठीक है। पहले मैं एवरेज का सवाल लिखूंगा मैथ। कैलकुलेट मीन्स एवरेज अरिथमेटिक मीन, इन सब का एक ही मतलब है। मीन, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, सब का एक ही मतलब है। ऑफ गिवन नंबर 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। हाँ जी, आप सारे जनाब ये सवाल करेंगे जल्दी जल्दी और मुझे सिर्फ जवाब बताएंगे। आप तमाम लोग ये सवाल करेंगे और मुझे जवाब बताएंगे इसका। जी जनाब, कितना जवाब आया? 15। चलें जी, ओके। और कोई बताए? एनीवन अदर? 15। 15 है, अच्छा जी। जैनब आप बताएं और फातिमा आप बताएं। अच्छा जी, ये देखें ना, मीन हो गया, एवरेज हो गया, अरिथमेटिक, मतलब एक ही होता है। फार्मूला क्या होता है? मीन फार्मूला क्या है जनाब? सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर का मतलब है इन सब को जमा करें। इन सब को जब हम जमा करते हैं जवाब आता है 105। टोटल जनाब आप मुझे बताएंगे कि कितने हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जनाब ये जो जीरो है ना, जीरो 7। भी काउंट होगा। जी जी, जीरो भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को डिवाइड करेंगे तो जवाब 15 आ जाएगा। ठीक, आई थिंक आप सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और मैं आपको बता दूं। एक सवाल होता है जनाब के मोड किसे कहते हैं? मोड, MOD, ठीक, ये पेपर में आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। एक वैल्यू दी हुई है ना, उसके अंदर बार बार आने वाली जो एक वैल्यू है वो जनाब क्या है? मोड है। जैसे मैं आपको बताऊं, 0, 5, 7, 9, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर जनाब 4। हाँ जी बताएं जनाब, मोड इसमें कितना है? जवाब को बताएगा? 7 मैंने और ऊपर 9। बता भी दिए। 7 और 9। 7 और 9। 7 और 7, 7 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है। चलें जी, जवाब 7 और 9 दुरुस्त जवाब। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि अब मोड का जवाब क्या होगा? आप बताएं। 9। सिर्फ 9 आएगा? 9। ओके, अच्छा जनाब, इसको भी रहने देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब जनाब कितना आएगा मोड का जवाब? 7। 7। 7। 7 आएगा, क्योंकि जनाब 9 सिर्फ 2 बार है, ज्यादा बार जो है 7 है।
समझ आ गया आई थिंक सबको? किसी बंदे को समझ नहीं आया तो बता दें, आप में से किसी को समझ नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि जनाब इसका सवाल है हमारे पास, स्टैट का सवाल है, ये पेपर के अंदर आता रहता है, किसी भी जनरल नॉलेज के सवाल में आ सकता है। बार बार आने वाली जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, स्क्रीन शॉट भेजें अपना, क्या नाम है वरिष्ठ? हाँ जी, आगे जनाब एक छोटा सा सवाल और मैं करता हूँ मीडियन का, क्योंकि ये सारे मीन मीडियन ये सारे एवरेज के सवाल हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये छोटे छोटे सवाल है, मतलब पेपर के अंदर जिस तरह आते रहते हैं उसमें बता देंगे। अच्छा जी, मीडियन, मीडियन के जो है ना इसमें ग्रुप डाटा भी होता है, अन ग्रुप डाटा भी होता है, लेकिन आप हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एक बात पूछनी है कि जनाब अगर सवाल अन ग्रुप डाटा का है, अन ग्रुप डाटा का जिसमें हम अभी कर रहे थे इसको अन ग्रुप डाटा कहते हैं। ग्रुप डाटा जो होता है वो मतलब है टेबल दी होती है, तो टेबल वाला सवाल नहीं आता क्योंकि इसके अंदर अन ग्रुप डाटा वाला सवाल। मीडियन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आफ्टर ascending order in data, the mid value is called median. ओके, वो कहता है जी अगर आप डाटा दिया हुआ है उसको आप लिखें असेंडिंग ऑर्डर। देखें कैसे, 4 5 6 7 2 0 3 11 15 20 13 एंड 14, 3 6 और इधर से आप 6 भी लिख दें। हाँ जी, ये जनाब डाटा दिया हुआ है आप, उसने ये नंबर दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इन नंबरों को सबसे पहले हम करेंगे जनाब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी और आखिर में बड़ी वैल्यू आएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी और आखिर में छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर पेपर के अंदर जनाब मैं आपको बल्कि और मिसाल देता हूँ, अभी लास्ट टाइम कल एक आखिरी डेट थी FBR के अंदर जो जॉब आई हुई थी रीजनल ऑफिस में असिस्टेंट की जूनियर क्लर्क में, उसने जो एप्लीकेशन वाला कॉलम था उसने कहा जी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है भाई अगर आपने MPhil किया हुआ है तो पहले MPhil लिखें, फिर आप लिखें MA, फिर लिखें BA, फिर लिखें जनाब FA और आखिर में लिखें मैट्रिक। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, हमने जनाब वाला मीडियन में करना है, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को मतलब करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले छोटा लिखेंगे। छोटा क्या है जनाब 0, फिर क्या है जनाब, फिर है 2। सारा असेंडिंग ऑर्डर तो तरतीब नज़ुली होता है, पहले बड़ी रकम लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ी रकम होती है, एंड पे छोटी होती है। अच्छा चले आप दोबारा चेक कीजिएगा। अच्छा 0 2, उसके बाद जनाब 2 एक ही बार है, फिर 3 आ जाएगा, 3 जो है पूरे डेटे में एक बार है, ठीक। फिर जनाब 4 जो है वो भी एक ही बार है, फिर जनाब 5 जो है 5 भी एक ही बार है, 6 जनाब 2 बार है। अच्छा जी, 6 के बाद जनाब 7 जो है वो एक बार है, 8 है ही नहीं, 9 भी नहीं है, 11 मौजूद है, 13 मौजूद है, 14 मौजूद है और 15 मौजूद है। 3 6 9 एक और यहाँ 20 मौजूद है। ठीक है, ठीक हो कि जनाब, ये हमारे पास जनाब एक ऑर्डर लग गया, तरतीब लग गया। अच्छा जी, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे जनाब कि हमने दरमियान वाली वैल्यू चूज करनी है ना। देखें कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है जनाब 3 3 6 3 12 3 15 और 1 कितना हो जाएगा, 15 और 1 क्या 13 मतलब सर। 13 हो जाएगा। ठीक है 13। अब इसके मुताबिक जनाब वाला ये 6 भी निकल गए और ये वाले 6 भी आप निकाल दें, ये वाले 6 और ये वाले 6।
ये बाकी जनाब ये वाला बात है। देखें ये 6 दरमियान में आ रहा है या नहीं आ रहा? इधर देखें ये 3 3 6, ये 3 और 3 6, इसका मतलब है कि मीडियन इज कॉल्ड, मीडियन किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ठीक, समझ आ गई बात की? यहाँ पर अगर ये 14 होते तो हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 21, आप कितने नंबर हो गए? आप हो गए जनाब 14 नंबर। अब दरमियान में वैल्यू कौन सी बनेगी? 6 और 3 ये 7। गए, 3 ये चले गए, 3 ये चले गए और 7 हो गया, और 3 ये गए, 3 ये गए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सर 6 और 7 बनेंगे ये 6 चले गए और ये 6 चले गए। बिल्कुल ठीक है। अब जनाब मीडियन क्या निकलेगा? 6 प्लस 7 करेंगे, जितने 2 जमा हो रहे हैं 2 डिवाइड करेंगे, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 13 पे 2 जमा करेंगे तो 6.5 जवाब। हाँ जी, बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? अगर हमारे पास वैल्यू इवन में होंगी तो हमारे पास दोनों दरमियान वाले दोनों जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे। कितनी जमा हो रही है? 2 जमा हो रही है, इसलिए 2 पे डिवाइड किया। अगर इवन में होंगी तो हम वो दरमियान वाली चूज कर लेंगे। हाँ जी, समझ आ गई जनाब? ओके हो गया सब कुछ? सर अगर अगर किसी सवाल जनाब वैसे दिया जी क्या कह सर रहे हैं अगर आप? सवाल वैसे दिया हो, अगर सवाल ऐसे दिया गया हो तो पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर में करना लाजमी है। जी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर दरमियान में है? बात समझ आ गई? अगर तो आप इतनी ज़हीन और फतीन है तो फिर तो आप कर लें, मतलब है कि आप उसको खुद ही लिख लें कि जनाब ये वाला जो है दरमियान में आ रहा है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जो एक असूल है कि जनाब आप उसको दरमियान में सर लिखें बात का तो नहीं तरतीब। बताता ना असेंडिंग ऑर्डर के आफ्टर स्टैंडिंग ऑर्डर इन डाटा, तो फिर भी नहीं हमें नहीं, करना वो तो होगा। नहीं बताएगा, वो तो बताएगा नहीं, आपने खुद ही करना है। वो तो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि जनाब ये बताएं कि ये जो मतलब है कि इसका मीन या मीडियन जो है वो किसके बराबर है। ठीक है? अच्छा जनाब, मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, क्योंकि आज आपको पता है हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो है वो बड़ा मिसलीनियस टाइप है। अच्छा ये बताएं मुझे, एक होता है जनाब चांद गिरन, सूरज गिरन, और एक होता है जनाब बारिश की दुआ। समझ आ गई? अब पहली बात ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा सूरज गिरन कैसे होता है, चांद गिरन कैसे होता है? चलो बारिश की दुआ तो है जनाब जब खुश्क साली नजर आ रही हो, बारिश ना आ रही हो, गर्मियां बढ़ रही हो, तो दुआ कराई जाती है कि इज्तिमाई दुआ होती है कि जनाब बारिश आ जाए। ठीक है? ये बताएं बारिश के लिए कौन सी दुआ मांगी जाती है? बारिश के लिए दुआ होती है, उसको कहते हैं नमाज इस्तिस्का। इस्तिस्का। ठीक है? और सूरज गिरन के लिए जो नमाज होती है उसके लिए हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? कसूफ सूरज गिरन सर, के लिए नमाज कसूफ। कसूफ सर। और चांद के लिए कसूफ होती है। इसके लिए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नमाज खसूफ। ठीक है? नमाज खसूफ। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, देख लें, नमाज से चांद गिरने के लिए नमाज खसूफ, और सूरज गिरने के लिए नमाज खसूफ, और बारिश की दुआ के लिए नमाज सस्ता। अब हमें याद कैसे रखा जाएगा? देखिए चांद का जो है ना ये चे है, ठीक है, और और इसी तरह इसका खे है। चे और खे को मिलाना है, ये कोड है इसका। चे और खे को मिलाएंगे इसका मतलब है चांद गिरन के लिए खसूफ है। तो बाकी तो बात ये ना सूरज गिरन, तो सूरज गिरन की खसूफ है, यानी जो रफड़ पड़ता है या मतलब बंदा भूल जाता है वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक, जबकि इसकी तो इस्तिस्का है, इनका तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जनाब, आगे हम चलते हैं जनाब कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूरज गिरन कैसे होता है और चांद गिरन कैसे होता है। पेपर के अंदर जो सवाल आता है वो पूछता है, तो जनाब लिखें व्हेन मून
comes between earth and sun. ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چاند اور سورج جو ہیں, چاند اور سورج کیا ہے جناب؟ یہ ہے چاند. یہ کیا بن گیا؟ چاند بن گیا. یہاں پہ موجود ہے جناب سورج, ٹھیک, اور جناب یہاں پہ موجود ہے ارتھ. ہاں جی, آپ میں سے ذہین فتین یہ بتائیں گے ان تینوں میں سے کون سی چیز گھومتی ہے سائنس کے مطابق؟ سر ارتھ کا کہتے ہیں کہ revolves around the sun. ہاں جی, نہ ہی چاند گھومتا ہے نہ ہی سورج, صرف زمین گھومتی ہے. زمین کیسے گھومتی ہے؟ زمین جناب ایسے گھوم رہی ہے, ایسے گھوم رہی ہے. ٹھیک, اب جناب مجھے یہ بتائیں کہ زمین جناب یہاں سے گھومتی ہوئی جب یہاں پر آ جائے گی اس سائڈ, تو درمیان میں کیا چیز آ گئی ہے؟ میں دوبارہ بتاتا ہوں, یہاں پہ کیا چیز موجود ہے ہماری؟ سورج موجود ہے. یہ کیا موجود ہے؟ چاند. زمین گھومتی ہوئی یہاں پر آ گئی ہے. زمین کہاں پر آ گئی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ سورج کے سامنے کیا چیز آ گئی ہے؟ سورج کے سامنے آ گئی ہے چاند. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں سورج کی زمین کے اوپر جس چیز کی روشنی نہیں پڑے گی نا اس کا وہ گرہن ہوگا. زمین کے اوپر جس چیز کی روشنی نہیں پڑے گی وہ اس چیز کا کیا کرائے گا؟ گرہن کرائے گا. کیسے مطلب کہ اچھا کلاس ختم ہو تو پھر دوبارہ جوائن کر لیجیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے. اب دیکھیں آگے آگے سورج, تو سورج جناب والا روشنی جو ہے, سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ صحیح نہیں پڑتی, تھوڑی پڑتی ہے, کیونکہ سورج جو ہوتا ہے وہ مکمل گرہن نہیں ہوتا, چاند مکمل گرہن ہوتا ہے. کیونکہ سورج جو ہے وہ 16 گنا جناب زمین سے بڑا ہے, چاند تو پھر بھی چھوٹا ہے زمین سے. ٹھیک ہے, سورج کی روشنی اب زمین پہ نہیں پڑ رہی, تو اس کا مطلب ہے جس چیز روشنی نہیں پڑے گی وہ گرہن کہلائے گا. تو اس صورت میں کیا چیز ہے جناب؟ یہ کون سا گرہن ہو گیا؟ پلیز ریپیٹ کر دیں. میں دوبارہ بتا دوں, سولر ایکلپس کیا مطلب؟ سورج گرہن. ہاں جی, گرہن کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی اندھیرا کرنا, تاریک ہونا, روشنی کو دور کرنا. گرہن کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب آپ کے گھر میں بلب جلتا ہے, بلب کے سامنے اگر آپ کا بھائی آ جائے یا کوئی بندہ آ جاتا ہے, آپ کو روشنی اس کی آئے گی؟ پراپر نہیں آئے گی. اس لیے جناب جب چاند آگے آ گئی ہے سورج کے, زمین کے اوپر روشنی آئے گی سورج کی؟ نہیں آئے گی, کیونکہ آگے چاند آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سورج گرہن مکمل نہیں ہوتا. مکمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جناب سورج بہت بڑا ہے, سورج کی روشنی چلو ادھر سے یا ادھر سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پڑ رہی, یہ جناب ہو گئی ہمارے پاس سورج گرہن کی بات. سورج گرہن یہ ڈیفینیشن. اوکے, آپ جناب کیا زمین تو گھوم رہی ہے نا, چاند تو ایک ہی جگہ میں موجود ہے, جو دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب صورت حال کیا ہے جناب؟ صورت حال یہ ہے کہ جناب یہ ہے جناب وہ چاند, ٹھیک, یہ ہے جناب وہ زمین, یہ جناب وہ چاند. یہ چاند وہ نہیں جو مطلب محلے میں نکلتا ہے دوسرا, اور یہ جناب ہمارے پاس ہے سن. اب جناب زمین گھومتی ہوئی ان دونوں کے درمیان میں آ گئی. زمین ان دونوں کے درمیان میں آ گئی ہے. آپ بتائیں جناب سورج جو ہے, سوری چاند جو ہے وہ ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے. سورج روشنی لیتا ہے کیسے؟ سوری چاند روشنی لیتا ہے کیسے؟ سن سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب زمین آگے آ گئی ہے, زمین چاند سے بڑی ہے اور سورج زمین سے بھی بڑا ہے, اب بتائیں اس کے اوپر روشنی پڑے گی؟ نو سر, نہیں پڑے گی.
تو اس لیے یہ جناب یہ اس کو ہم کیا کریں گے مون